क्या आपको पता है कि आपका बैंक इंटरेस्ट, सेल ऑफ शेयर या फिर क्रेडिट कार्ड का खर्चा पहले ही गवर्नमेंट को दिख जाता है। अगर आप अपने आईटीआर में सही से डिक्लेयर नहीं किया है तो हो सकता है कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए। या फिर अगर आपको कन्फ्यूज़न होती कि हमारे AIS TIS 26 AIS में ये डेटा मुझे कहाँ दिखाना है, अगर आपको इसकी कन्फ्यूज़न हो रही है तो इसी का वीडियो में आपको इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि AIS TIS और 26 AS का डेटा ITR में कहाँ और कैसे दिखाना है। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे ताकि आप रहे सेफ और स्मार्ट टैक्स पेयर बन के रहे। तो उसके बाद क्या आपके AIS TIS इन्फॉर्मेशन और फॉर्म 26 AS में क्या कोई बड़ा सा ट्रांजेक्शन या फिर इनकम दिख रही है, जैसे कि जिसके आपके मन में काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि इसको मैं कहाँ पे फाइल करूँ, तो इस डेटा को कैसे दिखाना है, क्योंकि अगर आप गलत रिपोर्टिंग कर देंगे उससे मिसमैच हो सकता है और 139 का आपके पास नोटिस आ सकता है। इनकम टैक्स में कैसे आपके कौन से क्वेश्चंस के जवाब है, कौन कौन से क्वेश्चन है आपके मन में, तो उसके लिए आज आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं AIS TIS और 26 AIS में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद कौन सी आपकी इन्फॉर्मेशन है, कौन सी ट्रांजेक्शन है वो आपको कहाँ मेंशन करनी है। कई बार हम आईटीआर 1 भरे, 2 भरे, 3 भरे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो भी कंफ्यूजन का आज आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। दूसरी बात, आप नोटिस से कैसे बचेंगे, सही रिपोर्टिंग की ट्रिक्स क्या है और इम्पॉर्टेंट टिप्स जिससे आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आप असेसमेंट ईयर 25-26 या फिर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में फाइलिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। CA या फिर टैक्स एक्सपर्ट की एडवाइस के बिना नोटिस नहीं आने देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए टैक्स सेवर बन सकता है। बट फिर भी आपको प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को देर ना करते हुए हम आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए AIS TIS और 26 AS, अभी भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो यहाँ देखिए। तो AIS जो हमारा होता है उसमें हमें ईयर वाइज जो है, फाइनेंशियल ईयर वाइज जो हमें डेटा दिखता है, ट्रांजेक्शन दिखती है। यहाँ से हम जो भी फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे वहाँ से हमें उस ईयर का सारा डेटा दिखेगा हमारे पैन कार्ड के अकॉर्डिंग। तो किस तरह से देखिए, आपकी डिविडेंड कैटेगरी में होगा तो आपको डिविडेंड दिखेगा, अदरवाइज जीरो दिखेगा। इंटरेस्ट कौन सेविंग बैंक होगा, वो तो मैक्सिमम सभी के पास आज के टाइम में सेविंग बैंक, एक ना एक सेविंग बैंक तो ज़रूर होता है और कोई ना कोई डिपॉजिट ज़रूर होती है, जो कि हम करके भूल जाते हैं क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए हम करते हैं। बट उसका जो इंटरेस्ट है वो एवरी ईयर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो ज़रूर देता है, तो वो आपके कहाँ पे AIS में आपको दिख जाता है। तो अगर आप भूल गए हैं तो आप अपना AIS चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे वो दिख जाएगा। आपने कोई सेल ऑफ सिक्योरिटीज, चाहे आपने 1 रुपए की भी सेल करी हो, वो भी यहाँ पे दिखती है। तो ऐसा नहीं कि हम कोई बड़ा अमाउंट का ट्रांजेक्शन करेंगे जब ही दिखिएगा। उसके बाद है बिजनेस रिसिप्ट। बिजनेस रिसिप्ट में जनरली क्या होता है, आपके GST का टर्नओवर दिखेगा या फिर आपने सेल परचेज करी होती है वो अमाउंट भी यहाँ पे दिखता है। परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट, ये क्या चीज़ होती है, हम जो FD करा लेते हैं, जैसे अब 5 साल की, 7 साल की, जो हम पोस्ट ऑफिस में डबल टाइम के लिए करा लेते हैं, जनरली वो ज़्यादा फेमस है, तो उसी को क्या बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट, तो वो यहाँ दिखता है। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, आपने बैंक में कुछ 1 साल के लिए डिपॉजिट किया है, वो आपका इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट होता है। और सेविंग बैंक तो आप समझते ही हैं। उसके बाद अब हम देख लेते हैं 26 AS AIS TIS में अगर आपको कंफ्यूजन है तो आज इसका हम डिफरेंस भी देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले अगर हम पर्पस की बात करें, देखिए 26 AS में क्या होता है, ये आपके TDS, जहाँ पे भी आपका TDS डिडक्ट होता है, या फिर TDS और TCS अगर आपकी इनकम आ रही है तो वहाँ TDS डिडक्ट होगा, और जो E-कॉमर्स है जनरली वहाँ पे जो है TCS आपका डिडक्ट होता है। AIS क्या करता है, आपको कॉम्प्रिहेंसिव सारी की सारी इनकम आपको AIS में, 26 AIS में कुछ दिखेगी, TIS में कुछ दिखेगी, बट AIS में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिखेगी। तो AIS ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद है TIS, क्या होता है, ये एक समरी प्रोवाइड करता है जो AIS में कंटेंट्स होती है। इन्फॉर्मेशन देखिए 26 AS में आपका TDS और TCS ही दिखता है, या फिर अगर आप कोई बड़ी ट्रांजैक्शन करते हैं, लाइक दैट आपने प्रॉपर्टी परचेज की, अगर 30 लाख से ऊपर की करी होती है, अगर आपने 30 लाख के ऊपर की प्रॉपर्टी को आप परचेज करते हैं तो रजिस्ट्रार के ऊपर ये लायबिलिटी होती है कि वो इनकम टैक्स पोर्टल को बताएगा कि इस पैन कार्ड पे इतने अमाउंट की सेल हुई है, इतने अमाउंट की परचेज हुई है। उसके बाद AIS में क्या देखा था, इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्स, आपकी सैलरी हो गई, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, कैपिटल गेन्स हो गए, TDS TCS सारा का सारा दिखेगा, प्रॉपर्टी परचेजेस दिखेगी, हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट भी दिखेगी,
फॉरेन से आपके पास पैसा आ रहा है वो भी दिखेगा और जीएसटी का टर्नओवर भी दिखेगा। तो एआईएस में आपको सब कुछ दिखेगा। ये क्या एग्रीगेट ऑफ ट्रांजेक्शन और इंफॉर्मेशनल सोर्स लेवल, तो इसमें सारी चीज़ें नहीं आती हैं। अवेलेबिलिटी की बात करें तो देखिए ये आपका इनकम टैक्स ई पोर्टल पे अवेलेबल होता है, ये भी आपका इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पे अवेलेबल होता है, और ये भी तीनों ही चीज़ आपके ई फाइलिंग पोर्टल जो हमारे इनकम टैक्स का पोर्टल होता है उस पर अवेलेबल होता है। अगर हम देखें कि किसकी क्या ज़रूरत है, अब तीन अलग अलग चीज़ें बनाई हैं तो तीनों की ज़रूरत तो अलग अलग होगी जब भी बनाई गई है। तो क्या इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या हमारा कितना टीडीएस कहाँ पे कटा है और टीसीएस कितना, हमारे पास क्या डेटा, हमारा पोर्टल क्या दिखा रहा है, उसको मैच करने के लिए देख सकते हैं। सपोज मेरे पास तो दिखा रहा है कि 10,000 का मेरा टीडीएस कटा है, बट पोर्टल पे 8,000 का कटा है, तो 2,000 का कहाँ गया, तो वो हम जो है 26AS में चेक करेंगे कि को किसने है जो कि टीडीएस गलत रिफ्लेक्ट किया है या फिर नहीं चढ़ाया है, या कौन से महीने का आपका टीडीएस नहीं आया है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से मिसमैच मैक्स जो है मैच कर सकते हैं। उसके बाद है कैन बी यूज टू वेरीफाई इनकम एंड टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ आईटीआर। हमारे पैन कार्ड से कहाँ कहाँ ट्रांजेक्शन हुई है वो हमें सारा का सारा एआई को सारा कच्चा छिटा खोल देता है। कई बार क्या होता है, आपने फ्रॉड्स भी देखे हैं कि ये ट्रांजेक्शन तो हमने करी नहीं, तो कहाँ से दिख रही है, तो वो एआईएस में दिख जाती है। तो अगर वो हमारी नहीं है, गलत है, तो वहीं पे हम जो फीडबैक भी दे सकते हैं। उसके बाद है कैन वी गेट टू ओवरव्यू फॉर द इन्फॉर्मेशन नीड्स टू बी इंक्लूड इन आईटीआर। आईटीआर में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करनी होती है, तो टीआईएस को भी हमें चेक करना चाहिए। इन शॉर्ट हमें ये सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए। उसके बाद अब हम शुरू कर देते हैं वीडियो कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आपको कहाँ कहाँ दिखेगी और आपको कहाँ पे जो है शो करना है। तो सबसे पहले आता है इंटरेस्ट फॉर्म डिपॉजिट। इसमें फेमस है आपका एफडी डिपॉजिट, आरडी डिपॉजिट। अब देखिए ये आपको दिखाना तो ज़रूरी होता है, चाहे आपके एआईएस टीआईएस में ना दिखे। कई बार क्या होता है, ये ऑटो पॉपुलेट होकर आपके फॉर्म में नहीं शो करता, वहाँ पे आपको इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। एंड बेनिफिट है अगर सीनियर सिटीजन है, ओल्ड रिजीम के अंदर वो जा रहे हैं और एटीटीडीबी सेक्शन के अंडर में, वो 50,000 तक का अपना इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट माफ़ करवा सकते हैं, मतलब ये टैक्स फ्री हो जाएगा। बाकी तो इनकम आपकी एज पर टैक्स स्लैब लगेगी, इसको आप आईटीआर 1 में दिखाएंगे, आपको बाकी आईटीआर में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सेविंग इंटरेस्ट, जो सबके पास सेविंग अकाउंट होता है, चाहे 2 रुपये का भी इंटरेस्ट आ रहा हो, देखिए वो आपके एआईएस में दिखेगा। तो ठीक है, 2 रुपये आप नहीं भी दिखाएंगे तो ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कुछ कहेगा नहीं, 2 रुपये के लिए क्या वो परेशान होएगा। बट पॉइंट ये है कि वो ट्रांजेक्शन आपकी एंट्रीज आ जाती हैं। तो कई बार हम जैसे भूल जाते हैं, बहुत बिजी शेड्यूल होता है, भूल जाते हैं, ठीक है, इनफैक्ट क्या पता हमारे पास 40,000 का इंटरेस्ट और हम भूल गए, तो आपके एआईएस टीआईएस में वो दिखने लगता है, वहाँ से आप उसको दिखा सकते हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजिम में देखिए रिडक्शन अवेलेबल होता है 80TT ए के अंदर, 80TT बी के अंदर। न्यू रिजिम में आपकी कोई भी बेनिफिट नहीं है, मतलब कि आपकी 7 लाख तक इनकम है, सैलरी और ये जो आपका क्या होता है इंटरेस्ट वगैरह सारा मिला के, तो आपका कोई टैक्सेबल नहीं लगेगा। और अगर आप ओल्ड रिजिम में जा रहे हैं 5 लाख तक है, प्लस आप जो है यहाँ पे जो है ले सकते हैं 25K का आप ले सकते हैं अगर बिलो 60 है, और अगर अबव 60 है तो कितना 50 का आप ले सकते हैं। तो टैक्स लगेगा एज पर स्लैब रेट, और आईटीआर 1 में आप इसको जाएंगे। कुछ भी मिस्टेक्स आपसे हो जाती है या मेरे को बोलने में गलती है तो फिर भी आप उसको एक बार ज़रूर चेक करें, और फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखें। उसके बाद हम आ जाते हैं डिविडेंड पे। देखिए शेयर्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, अगर आपने इससे आपको बेनिफिट हुआ है साल के अंदर में, तो अभी एक न्यू अपडेट आया है जिससे क्या है, अगर 1,25,000 1.25 तक अगर आपका बेनिफिट है, गेन है, तो आपको किसी और आईटीआर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आईटीआर 1 में ही उसको दिखा सकते हैं कि टैक्स फ्री होता है। बट 1.25 के ऊपर जाता है और ये शॉर्ट टर्म गेन है। 1.25 की जो लिमिट है वो लॉन्ग टर्म गेन को ही अभी आईटीआर 1 एंड 4 में इंक्लूड किया गया है। बट अगर आपका इसके ऊपर का जाता है या फिर आपका शॉर्ट टर्म का कैपिटल गेन है, तो वो आपके आईटीआर 1 एंड 4 में नहीं आएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, वो आपका आईटीआर 3 में जाएगी। उसके बाद आपने कुछ सिक्योरिटीज़ परचेज की हैं लाइक म्यूचुअल फंड्स में, तो इसे आपने परचेज़ की है, चाहे सपोज आपने एसआईपी शुरू करी है एवरी मंथ की और आपने उसको अभी तक सेल नहीं किया है, तो देखिए आईटीआर 1 आप में आप इसको दिखा सकते हैं, आईटीआर 2 में इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और बट अगर ये आपका मेन बिजनेस ही यही है, ठीक है, आपको ऐसी कोई सैलरी वगैरह नहीं है, मेन बिजनेस ही आपका यही है, आप सिर्फ यही काम करते हैं ट्रेडिंग की, तो वहाँ पे फिर आप आईटीआर 3 या आईटीआर 4 में अपने इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में उनको शो कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। अगर आप सेल करते, देखिए जिस तरह से आप परचेज करते हैं उस तरह से सेल एज वेल दोनों ही कैलकुलेटेड होती है। शेयर्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इंट्राडे। शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, तो आप आईटीआर 2 में जाएंगे।
अगर आप इंट्राडे करते हैं ITR 3 में जाएंगे, F&O करते तो भी ITR 3 में ही जाएंगे। टैक्स लगेगा एज पर स्लैब रेट। आपको अपने ब्रोकर से क्या करना है, कैपिटल गेन की पूरी रिपोर्ट ले लेनी है, टैक्स P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, पूरा का पूरा अकाउंट मैनेज करना है और सारा की सारी चीज़ आपको साथ ही साथ सबमिट भी ज़रूर करना है और अपने पास एज अ रिकॉर्ड उसको ज़रूर रखना है। अब हम आ जाते हैं बिजनेस रिसिप्ट्स पे। देखिए, अगर आपके इनकम रिसिप्ट्स का क्या मतलब होता है कि सपोज दैट आपकी जो टर्नओवर दिखा रहा है वो 15 लाख दिखा रहा है, बट इसमें से आपकी इनकम सिर्फ जो है 10 लाख है, तो आपका 10 लाख पे ही तो आप टैक्स भरेंगे, तो रिसिप्ट आपकी 15 लाख हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे 10 लाख आ गया, अगर आपकी कोई डिडक्शन एप्लीकेबल होती तो आप उसको लेके अगर स्लैब रेट से नीचे आ जाते हैं तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। और इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, आपकी रिसिप्ट इतनी ही है बट आपकी जो इनकम हो रही है वो 6.5 हो रही है, तो आप न्यू रिजीम की तरफ जाएंगे तो आपका टैक्स नहीं लगेगा। आप इसको ITR 1 में तभी दिखा सकते हैं अगर आपका कोई मेन बिजनेस नहीं है, लाइक आपकी सैलरी आ रही है साथ साथ आपका छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, तो आप वो ITR 1 में दिखा सकते हैं अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। बट अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिफाई करता है कि आप अपने ITR को रिवाइज कीजिए, उस केस में फिर आपको रिवाइज करना होगा। क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, कई साल दिखा दिए थे, बट क्या होता है आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस नहीं होना चाहिए, उस केस में आप यहाँ दिखा सकते हैं। बट अगर फिर भी आपको डिपार्टमेंट बोलता है कि आप इसको जो अपनी ITR को रिवाइज कीजिए, ITR 4 फाइल कीजिए, तो आपको ITR 4 फाइल करनी होगी, आपको उसको रिवाइज करना होगा। तो इस तरह का केसेस है, तो आप ठीक है ITR 1 में अगर आप सबमिट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा वॉच करना होगा, चेक करना होगा कि आपके पास कोई नोटिफिकेशन आया या नहीं रहा, या फिर आपकी ITR चेक करनी होगी आपको सक्सेसफुल हुई कि नहीं हुई, प्रोसेस कम्प्लीटली हो गई या नहीं हुई, उस बात का आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद बिजनेस रिसिप्ट्स की देखिए, अगर ओवरऑल अमाउंट आपका मोर देन 7 लाख है और आपका मेन यही बिजनेस इनकम है, तो देखिए, और अगर आप सबमिट करना चाहते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट भी अगर आप सबमिट करना चाहते हैं, तो उसमें क्या है, आप ITR 3 की तरफ जाएंगे। क्योंकि ITR 4 में सीधा सा रूल ये होता है सेक्शन 44 AD के अंदर में कि जो है आप, एक मिनट, कि अगर आपका कैश में सेल है कम्प्लीटली तो वहाँ आपको 8% जो है आपको मिनिमम इतना दिखाना होता है, ज़्यादा भी दिखा सकते हैं। और अगर आपका कम्प्लीटली ऑनलाइन है, मतलब बैंक में आपकी सारी की सारी ट्रांजेक्शन आ रही है, आप कैश बिल्कुल भी नहीं कर रहे, तो वहाँ आपको 6% करना होता है। या फिर ठीक है, आपका आधा कैश में आधा ऑनलाइन है, तो आधा आप 8% और आधा 6% दिखाएंगे, ये मिनिमम आपको दिखाना होता है। बट नहीं, आप क्या चाहते हैं कि आपका जितना रियल प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग आप जो अपना ITR फाइल करना चाहते हैं, तो उस केस में आप ITR 3 में जाएंगे। ठीक है, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं तो, क्योंकि हम ITR 4 जो फाइल करते हैं उसमें हमें मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर आप मेंटेन करते हैं इट्स वेल एंड गुड, डेटा मेंटेन करना हमेशा ही बेनिफिशियल जाता है। क्योंकि अगर बिजनेस के लिए आपको लोन वगैरह लेना होता है तो वहाँ तो आपको अपना जो है पूरी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें दिखानी होती हैं, तो बेस्ट होता है आप ITR 4 में भी जो है कर सकते हैं। ITR 3 में अगर आपको सबमिट ही करनी है, नहीं मेरा जितना प्रॉफिट है वैसे इसको सब कुछ ओपन करके सबमिट करना है, तो आप ITR 3 में जाएंगे उस केस में। उसके बाद देखिए, परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट। देखिए, जो फिक्स डिपॉजिट मेड होती है गवर्नमेंट से लीजिए या फिर आप किसी प्राइवेट बैंक से लीजिए, अगर आप 10 लाख के ऊपर की करा देते हैं तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिफाई कर देता है। बट आपको उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत कब नहीं होती, अगर आपके पास उस अमाउंट आपके पास कहाँ से आया, वैलिड रिसोर्स है तो आपको उस चीज़ की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। प्लस आपके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है आप उसको जो एवरी ईयर अपना टैक्स में दिखाते जाइए। सपोज इट मैंने 10 लाख, आपने 10 लाख रुपए 10 साल के लिए लगाए और मान लीजिए एक साल में उस हर एवरी ईयर पे 5% का इंटरेस्ट आ रहा है, तो एवरी ईयर आप 5% जो है दिखा के अपने इनकम टैक्स में आप उसको फाइल करते जाइए। अगर आप सपोज 10 साल का किया है आपने, तो 10 साल बाद एक जनरल हम मान लेते हैं वो 50%, मिनिमम 50% तो रहेगा ही, तो 10 साल बाद पूरा आपका बहुत ज़्यादा टैक्स बन जाएगा उस समय। और अगर आप ईयरली भर देंगे तो मे बी आपका टैक्स ना भी लगे। तो इस तरह से भी आपको जो है ध्यान रखना है अपने टाइम डिपॉजिट का, क्योंकि जब वो एवरी ईयर आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा तो एवरी ईयर आपके EIS में दिखता जाएगा। और सपोज वो कम्प्लीटली मिलेगा आपको 10 साल बाद, तो मान लीजिए आपने 10 साल किया, 10 का आपको 15 लाख, आई थिंक अगर आप 3-4 महीने और छोड़ देंगे तो डबल ही हो जाएगा, तो 20 लाख रुपए आपको मिलेंगे। उस समय क्या होगा, फट टैक्स आपका TDS कट जाएगा। बट आपको जो एवरी ईयर उसको सबमिट करते जा रहे हैं किसी प्रोफेशनल के थ्रू, तो आपको उस टाइम पे जो है काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद आप पैसा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कर रहे हैं, मान लीजिए आपके अकाउंट से आपने 3-4 साल तक सेविंग करी है, तो आप कर रहे हैं तो वो तो ठीक है, आप अपनी ITR भर रहे हैं 3-4 साल से वो दिख रहा है। बट फिर भी आपने किसी से लेके या आपके पास कहीं से कैश आया वो आपने डिपॉजिट करे किया है, तो आप उसका रिकॉर्ड ज़रूर रखिए। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट की इन्वेस्टमेंट है, तो आप ITR 1 एंड 2 में भी
आपको, ठीक है, आपको 1 में दिखा सकते हैं, आपको 2 की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी जनरल होती है, एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप डालते हैं। नेक्स्ट आ गया प्रॉपर्टी परचेज। देखिए, अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आप 1 और 2 में नहीं जा सकते। अगर आप 30 लाख से ऊपर की परचेज करते हैं तो रजिस्ट्रार जो है टैक्स डिपार्टमेंट को जस्ट इन्फो कर देता है। और अगर 50 लाख से ऊपर की अगर आप परचेज कर रहे हैं तो उस केस में क्या है, आपका 1% टीडीएस भी एप्लीकेबल हो जाता है। तो ये चीज़ आप आइटर 3 एंड 4 में दिखाएंगे उस साल। और जस्टिफिकेशन का आपको प्रूफ भी रखना होगा कि आप जो है वो अमाउंट परचेज करने के लिए कहाँ से लाए। सो बी केयरफुल। और पुरानी कैपिटल थी, आपकी गिफ्ट था या फिर लोन था तो देखिए, अगर आपने बैंक से लिया तो डायरेक्ट दिखेगा ही। गिफ्ट है तो वो भी आपको हिसाब, हर चीज़ का देखिए अमाउंट का अगर आप हिसाब रखेगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब सेम वही बात परचेज के बाद संभव से, तो आपने परचेज की तो डेफिनेटली किसी ने तो सेल करी भी है। तो जिसने सेल करी वो अपना आइटर 2 में दिखाएगा, उसको कितना कैपिटल गेन हुआ है, वहाँ पे वो शो करेगा उसको कितना है कैपिटल गेन हुआ है। तो सेल और परचेज दोनों ही मेंटेन करना होता है आपको अपना आईटीआर फाइल में। रेंट रिसीव, देखिए अगर आप एक हाउस प्रॉपर्टी से आपको रेंट आ रहा है तो आप आईटीआर 1 में दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको आईटीआर एक प्रॉपर्टी से ज़्यादा में आ रहा है तो वहाँ आपको आईटीआर 2 की तरफ जाना होगा। प्लस आपको सारा का सारा रेंट पे टैक्सेबल नहीं देना होता है, आपको 70% रेंट ही आपका जो है टैक्सेबल होता है। वो बात अलग है कि आपका टैक्स लगेगा या फिर नहीं लगेगा, वो स्लैब रेट पे डिपेंड करता है। उसके बाद देखिए क्रेडिट कार्ड का बिल, क्रेडिट कार्ड वाइज भी आपकी रिपोर्टिंग होती है। सपोज इट अगर आप 1 लाख का कैश में या फिर 10 लाख का आप ऑनलाइन जो है क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर देते हैं तो वहाँ पे डिपार्टमेंट की नज़र आपके ऊपर हो जाती है आपके क्रेडिट कार्ड पे, क्योंकि सब कुछ आपके पैन कार्ड से ही इंक्लूडेड होता है। सो अगर आप बिजनेस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें तो आप एक्सपेंसेस दिखा के आप अपना जो है बिजनेस की आईटीआर फाइल करेंगे। उसमें आप, ठीक है, ऑनलाइन है तो 6%, ऑफलाइन है तो 8% जो है आप अपना प्रॉफिट दिखा के अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। प्लस आपका रिवॉर्ड्स और जो कैशबैक आ रहा है उसको भी आपको शो करना ज़रूरी होता है। अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो भी सारी चीज़ें आप आईटीआर 1 में ही दिखाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप पर्सनल यूज़ के लिए भी बहुत सारा क्रेडिट कार्ड का सबका बिल भर रहे हैं जहाँ पे आपको 1% का सपोज कैशबैक मिल रहा है, उससे ज़्यादा ही आपका फिर वो जो है आपका टैक्स बन जाए। तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपको एग्जांपल देती हूँ, सपोज इट आपने 10 लाख का जो है बिल भरा टोटल एक साल में मिला के, और यहाँ पे, ठीक है, आपने ऐसे कमीशन बेस किया जहाँ पे आपको सपोज दैट 2% कमीशन आ रहा था, ठीक है। बट अगर आप इसको, ठीक है, अभी आपने ट्रांजेक्शन तो करी और सपोज दैट आपने इसको 44 एडी में आईटीआर 4 में आपने इसको शो कर दिया, वहाँ पे मिनिमम आपको इस पर 6% तो देना ही होगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, लॉस हो सकता है। सो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे आपका सीएससी सेंटर है, ऑनलाइन वर्क करते हैं, मेन बिजनेस ही आपका यही है, उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी। आपको अपनी इनकम शो करनी पड़ेगी, कितना हुआ, क्लोजिंग बैलेंस भी आपको दिखाना होगा 31/3/2025 तक आपका कितना जो क्लोजिंग बैलेंस हुआ, और बैलेंस शीट भी। तो उसके अकॉर्डिंग जो आईटीआर आपको बेनिफिशियल लगती है, आईटीआर 2, 3, 4, वो आप फाइल कर सकते हैं। कैश विड्रॉल की अगर हम बात करें तो देखिए ऑलरेडी जो है फंड्स बैंक में अवेलेबल होता है, जिसको आप अपने किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेशक वो आपका ही पैसा है, आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगर देख सपोज दैट एक बार में आप 10 लाख रुपए कैश में निकाल लेते हैं तो वहाँ आपका टीडीएस डिडक्ट होता है, और डिपार्टमेंट में भी आपसे पूछ सकता है बाद में कि आपने उन पैसों का क्या किया। सो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो अदर डिपार्टमेंट पूछ सकते हैं, टीडीएस भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। बट अगर आपके पास ये पैसा कहाँ से आया और कहाँ आप इसको खर्च कर रहे हैं, अगर आपके पास डिफाइंड सोर्स है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की उसमें ज़रूरत नहीं होती है। मेन इज़ अगर आप करेक्टली आंसरेबल है हर क्वेश्चन के लिए जो भी आपसे पूछे जा सकते हैं मनी के टर्म्स में, तो वहाँ पर आपको टेंशन लेने की किसी चीज़ की ज़रूरत जो है वो नहीं होती है। उसके बाद है कैश डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट में अगर बात की जाए, देखिए आप बिजनेस रिसिप्ट एंड सेल सर्विस के लिए अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं और अपना प्रॉपर टर्नओवर दिखा रहे हैं, मान लीजिए आपका ऑनलाइन का टर्नओवर 10 लाख का था बट आपने जो है टर्नओवर अपना जो है 15 लाख दिखाया, तो ये जो डिफरेंस है ये किस वजह से है, क्योंकि आपके 5 लाख की में भी कैश में आपके रिसिप्ट है जो आपने डिपॉजिट कर दिया। बट इसका आपको प्रूफ रखना है, जैसे आप रिसिप्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली किसी बिल के अगेंस्ट में कर रहे होंगे या जहाँ से भी है, तो आप प्रॉपर उसका डेटा रखिए। अगर आप डेटा नहीं दे पाते हैं तो आपकी अनएक्सप्लेन इनकम होती है तो उस पर डिपार्टमेंट फाइन वगैरह लगा सकता है। प्लस आपके पास लाइसेंस कुछ है, ठीक है, आप इतना कैश रख सकते हैं, आपका बिजनेस ही इस तरह का है, तो वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। प्लस आपका सेक्शन 44 एडी में सेल्स और बाकी आप दिखा सकते हैं। अगर अगर आप बैलेंस शीट और पीएनएल के अकॉर्डिंग ही जो है अपना आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो आप आईटीआर 3 की तरफ जाएंगे, वहाँ पे आप आईटीआर 4 की तरफ जाने की आपको ज़रूरत नहीं होती है।
उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपका AISTS जो है उसमें आपका लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल्स दिखा रहा है। तो देखिए पहली बात तो ये आपकी स्पेशल इनकम होती है। उसके बाद है टैक्सेबल फ्लैट, इस पे 30% होता है। तो ITR 2 और ITR 3 दोनों में से कोई भी आप एक फाइल कर सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे। अब जो है हमारा AIA जो है GST टर्नओवर को भी दिखाता है। वो कैसे दिखाता है, जब हम GST को फाइल करते हैं, क्योंकि GST नंबर जो होता है हमारे पैन कार्ड के बेस पर ही होता है। जब हम GST R1 और 3 भी एवरी मंथ हम फाइल करते हैं या फिर क्वार्टरली करते हैं, तो उस बेस पे जो है AIA इसमें GST टर्नओवर शो करने लगता है, जिसको हम या तो ITR 4 या तो फिर ITR 3 फाइल करेंगे। अगर ऑडिट का केस है तो मैक्सिमम डेफिनेटली आप ITR 3 ही फाइल करेंगे। और 44 AD के अंदर हम ITR 4 के अंदर जो है फाइल करते हैं। तो जितना टर्नओवर दिखा रहा है मिनिमम में, उतना तो टर्नओवर जो है फाइल करना ही होता है। प्लस आपके कुछ कैश में भी रिसिप्ट्स है, तो वो भी आप जो है दिखाएंगे एक्स्ट्रा करके। GST परचेज की अगर हम बात करें तो देखिए 2A और 2B इसको मैच करना होता है। जितना आपका 2A का डाटा दिखा रहा है वही 2B भी आपका उतना ही दिखाना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपको उसको पहले प्रॉपर करना है ट्रेडिंग में। तो आपकी ITR 3 और ITR 4 जो भी आपको बेस्ट लगता है आप उसमें से फाइल कर सकते हैं। बट अगर आप ITR 3 फाइल करते हैं तो आपको P&L, बैलेंस शीट वो सारी भी रेडी करके रखनी होगी। आपको अपना अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन करना होगा, तभी आप ITR 3 फाइल कर पाएंगे। बाकी ITR 4 जो होती है आपकी प्रिजम्पटिव इनकम होती है। 44 AD आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए हो गया। और 44 AD अगर आप प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल के लिए कर सकते हैं। उसमें जैसे आपके चार्टेड अकाउंटेंट हो गए, एडवोकेट्स हो गए, वो 44 AD में फाइल करते हैं। तो उनका सीधा सा एक रूल होता है कि जितना भी उनकी इनकम होती है, जितना भी उनके रिसिप्ट होती है, जितनी भी वो रिसिप्ट करते हैं उस रिसिप्ट का उनको 50% देना होता है, अगर वो प्रोफेशनल सर्विसेज में इंक्लूड है। और अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग में है तो वहाँ पे आपको कैश में कर रहे हैं तो आपका 8% जाएगा। और अगर बैंक से टोटली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है तो 6%। जैसे मैं जनरली आपको एग्जांपल दूँ कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ ई-कॉमर्स में ही डील करते हैं, आप अपना सारा का सारा जो प्रोडक्ट है ऑनलाइन ही सेल करते हैं, कोई भी आप ऑफलाइन सेल कर ही नहीं रहे हैं, और अगर ऑफलाइन भी सेल कर रहे हैं तो आप कैश में रिसिप्ट करते ही नहीं हैं, तो उस केस में आपको 6% देना होता है। और अगर आप कैश में भी टोटली कैश में करते तो आपको मिनिमम 8% दिखाना होता है। अगर मिक्स करते हैं तो जितना कैश में तो कैश के अकॉर्डिंग 8% और ऑनलाइन के अकॉर्डिंग 6% आपको फाइल करना होता है। बट ये मिनिमम होता है, बेस्ट होगा कि जितना भी आपको रियल प्रॉफिट हो रहा है एटलीस्ट आप उतना दिखाइए। और अभी जो 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका कितना है, 7 लाख है। अगर आप न्यू की तरफ जाते हैं, कोई भी डिडक्शन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होती, आपने ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट किया नहीं है, तो बेस्ट रहेगा कि आप न्यू की तरफ जाए। आपको 7 लाख तक का आपको एग्जिबिशन मिली हुई है। और वैसे भी आप इस साल से बिना ऐसे बस लिख के ही एग्जिबिशन नहीं ले सकते, 1 रुपये की भी नहीं ले सकते, बिकॉज क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स प्रूफ तो वहाँ देना ही होगा। तो बेस्ट है अगर आपकी कोई भी एग्जामेशन, कोई भी डिडक्शन की आपके पे एप्लीकेबल नहीं होती तो आप न्यू में जाइए। अगर एप्लीकेबल होती तो आप ओल्ड में जाएंगे, ओल्ड में आपको 5 लाख तक का एग्जामेशन मिला हुआ है। उसके बाद देखिए रिसिप्ट, अगर हम वो जो वर्चुअल एसेट्स होती है जिसमें आजकल बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो ये भी आपकी स्पेशल इनकम होती है। फ्लैट इस पर 30% लगेगा, जिस तरह से लॉटरी में लगता है, क्योंकि वो भी एक स्पेशल इनकम होती है। ITR 2 और ITR 3 दोनों में से आप कोई भी फाइल करेंगे, जो भी आपके लिए बेस्ट होगा। इसमें जनरली क्रिप्टो इनकम ट्रेडिंग या फिर कुछ ऐसी बिटकॉइन जैसे जो वर्चुअल एसेट्स होती है इनमें इन्वेस्टमेंट होता है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमने सब देख लिया। अब उसी बात है जो 26A जो TDS का पोर्टल होता है, यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पे जनरली आपको जो है TDS दिखेगा और TCS दिखेगा। TDS और TCS जो है आपको यहाँ पे दिखता है, जो भी यहाँ पे आप नीचे डाउनलोड करके फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपके एवरी मंथ का TCS और TDS पोर्टल पे दिखा है कि नहीं दिखा है। क्योंकि जो TCS और यहाँ पे जो TDS होता है वो एक तरह से लायबिलिटी होती है, अगर एक्स्ट्रा आपको इतनी इनकम नहीं बन रही है तो TDS रिफंड भी आ जाता है। बट उसके लिए ये देखना होता है कि आपका प्रॉपर सारे मंथ्स का TDS आपका सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए जैसे आप अगर आपका TDS नहीं डिडक्ट करना होता है, जैसे बैंक में जो आपके डिपॉजिट्स होती है, आपको पता है कि आपकी इनकम उतनी नहीं जाएगी, तो आप बैंक में आपको एक 40-15G या 15H अकॉर्डिंग टू एज आपको सबमिट करना होता है। जनरली ये फरवरी और मार्च में सबमिट करते हैं। बाकी जब भी आपका आज के टाइम में आप जब भी आपका FD कराते हैं तो उसी टाइम पे भी ये सबमिट हो जाता है। तो इसमें आपके सारी आइटल की ट्रांजेक्शन जो इंक्लूड होती है सब कुछ आपको दिखता है 26AS में भी। तो एट द एंड मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगी कि देखिए AIS TIS 26AS आप इसको चेक करिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एवरी मंथ चेक करें,
क्वार्टरली चेक कीजिए, हाफ ईयरली चेक कीजिए या ईयर एंड में चेक कीजिए, बेस्ट होता है। प्रॉपर आईटीआर फॉर्म को फाइल कीजिए, क्योंकि जिस तरह से आप लोग अपडेट हो जा रहे हैं हर चीज़ें, तो डिपार्टमेंट के पास भी जो प्रोसेसर है, जो भी सॉफ्टवेयर है, वो अपडेट हो रही हैं। जैसे कि इस साल आपने देखा 2 मंथ्स लेट जो है अभी आईटीआर फाइलिंग शुरू हुई है, और अभी भी जस्ट आईटीआर 1 और 4 ही स्टार्ट हुआ है। बाकी में अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे थे, नई नई चीज़ें आ रही हैं। इस साल जो है आईटीआर फॉर्म को और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव किया गया है, मेनली किस लिए, डिडक्शन लेने के लिए। मे बी गवर्नमेंट को ऐसा लगता होगा, डिपार्टमेंट को कई सारी चीज़ें गई होंगी कि बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के भी डिडक्शन लिए जा रहे थे, तो फिर उस वजह से ठीक है वो चीज़ ना हो, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रहे, तो पूरा डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग जो है आपको जो है डिडक्शन अवेल होगी। सो अब तो आपको डेटा रिकॉर्ड रखना, कई बार मैंने कहा है कि आप ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखिए, देखिए बेशक से आपके मेल पे होगा, फ़ोन में फ़ोटो होगी, बट बेस्ट ये है आप प्रॉपरली फाइल बना के एवरी ईयर की फाइल बनाते जाइए, उसके ऊपर अपने आईटीआर के एक्नॉलेजमेंट लगाइए और उसको रखते जाइए। बेस्ट तरीका यही होता है। और अननेसेसरी ट्रांजेक्शन मैंने हमेशा कहती हूँ कि आपको नहीं करनी है। ठीक है, किसी फ्रेंड का आपने 1 लाख का बिल कर दिया, बिल पे कर दिया, उसका वो कर दिया, तो वो क्या, वो आपके आईटीआर पे दिखा रहा है, थोड़ा बहुत चलता है, बट इतना भी ज़्यादा आपको नहीं करना है। एवरीथिंग आपको बैलेंस करके रखनी है। सो अगर ये आपको वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी, और कोई आपको कन्फ्यूज़न रहती, कोई क्वेश्चन रहते, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख सकते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर करें, जो भी इस साल आईटीआर फाइल कर रहे हैं या फिर इस साल फर्स्ट टाइम आईटीआर फाइल कर रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम आईटीआर फाइल करते हैं उनके मन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके आंसर्स उनको मिल जाए। सो कमेंट करके बताइए कि आपके एआईएस टीआईएस में ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो हम आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। सो ऐसे ही प्रैक्टिकल इनकम टैक्स वीडियो और बिजनेस रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्टे स्मार्ट एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।